नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज शिक्षक के लिए पहली क्लास। शिक्षक के विषय में बात कर दूं पहले तो आपको समझ में आ जाए चीज़ें। सबसे पहली बात कि दो तरीके के पद आने वाले हैं। एक को बोला जाता है सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक, और एक को बोला जाता है शिक्षक। सहायक शिक्षक जो कक्षा पहली से 5वीं तक को पढ़ाते हैं, इसको आप वर्ग 3 के शिक्षक भी बोलते हैं। और शिक्षक जो कक्षा 6वीं से 8वीं तक को पढ़ाते हैं, जिसको आप वर्ग 2 के शिक्षक बोलते हैं। सहायक शिक्षक में आपकी योग्यता केवल 12वीं पास होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीएड हो, 12वीं पास हो, टेट क्वालिफाइड हो, आप इसको दे सकते हैं। शिक्षक के लिए आपको विषय मांगता है, यानी विषय आपका कॉलेज में कौन सा विषय है उस हिसाब से शिक्षक के पद आते हैं। जैसे आप साइंस ग्रुप के हैं या फिर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं। यदि आप साइंस ग्रुप के यदि आप साइंस ग्रुप के हैं तो साइंस ग्रुप के लिए अलग पोस्ट आएंगे। अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं तो आर्ट्स ग्रुप के लिए अलग पोस्ट आएंगे। लेकिन आज जो हम क्लास शुरू कर रहे हैं, चाहे आप आज साइंस ग्रुप के हों, चाहे आर्ट्स ग्रुप के हैं, एग्रीकल्चर के हों, पीटीआई हों, पीटी के लिए कर रहे हो, मतलब जो फिजिकल ट्रेनर होते हैं उनके लिए कर रहे हो, सभी में ये क्लास काम आएगा। बाकी जो मान लीजिए आर्ट्स ग्रुप वाले हैं तो उनको आर्ट्स का थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, साइंस ग्रुप वाले हैं तो साइंस को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताते चलूं कि पूरे के पूरे क्लास को आपको कहीं पे भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मतलब आपके व्हाट्सएप में मिलेगा। जो लोग क्लास ज्वाइन किए हैं उनको ये व्हाट्सएप में मिलेगा, तो कोई समस्या नहीं है। आप केवल क्लास देखिए, इत्मीनान से समझने की कोशिश करिएगा बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से हम शुरू कर रहे हैं। यही आपका सिलेबस का पहला भाग है, जिससे 3 यूनिट है, जिसमें 3 यूनिट है। इकाई 1 जिसमें बच्चे का विकास है, इकाई 2 जिसमें समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, इकाई 3 है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। तो अब एक चीज़ और बता दूं कि हम एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते चलेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे ना। हमारा ये टारगेट होगा, मेरा ये टारगेट होगा, मेरी टीम का ये टारगेट होगा कि आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद ये न लगे कि ये भाग हमको नहीं पढ़ाया गया। तो सारे भाग यानी एक एक बिंदु, जैसे आप देख रहे हैं विकास की अवधारणा एवं सीखने से संबंध, ये भाग बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलने वाली है। तो कहीं से भी बाहर से प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। आप आंख बंद करके पूरा का पूरा क्लास पढ़ जाइए, पूरा का पूरा पीडीएफ पढ़ जाइए और आखिर में टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं कहीं से भी कोई चीज छोड़ने वाला हूं ही नहीं जिससे कि आपको समस्या हो इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए आज का जो टॉपिक है उससे शुरू करते हैं, जिसका जो कि है शिक्षक भर्ती से पहला वीडियो, विकास की अवधारणा एवं सीखने से संबंध। सबसे पहली बात तो विकास की अवधारणा क्या है, विकास का मतलब क्या है। तो विकास का मतलब आप सामान्य तौर पे अगर आप 2 शब्द सुनते होंगे, एक शब्द सुनते होंगे वृद्धि और एक शब्द सुनते होंगे विकास। आपको लगता होगा वृद्धि और विकास एक ही चीज है। ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो लोग भी क्लास देख रहे हैं, अधिकतर वैसे बच्चे भी वैसे स्टूडेंट भी, उनको बच्चा बोलना भी एक तरीके से मेरी उनकी तौहीन होगी। लेकिन जो वर्ग 2 में है तो वर्ग 3, जो वर्ग 3 में है तो वर्ग 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कहीं प्राइवेट टीचर हैं तो वर्ग 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्ग 3 के लिए कर रहे हैं, तो वो सारे महानुभव बोल सकता हूँ, सारे महानुभव ध्यान से सुनिएगा। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि वृद्धि और विकास जो होता है एक ही शब्द माना जाता है, और सामान्य तौर पर आप वृद्धि और विकास को एक ही परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। कुछ उदाहरण के थ्रू मेरी जो आदत है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जो भी क्लासेस हैं, क्लास यहाँ पे थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन भी करते जाएंगे ताकि हाथों हाथ आपका मूल्यांकन हो सके, हाथों हाथ आपका असेसमेंट हो सके कि आप कितने समझ पा रहे हैं, कितने नहीं समझ पा रहे हैं। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, वृद्धि एवं विकास बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है वृद्धि और विकास को लेकर।
वृद्धि जो है वो एक तरीके से संबंधित है मात्रात्मक वृद्धि से, मात्रात्मक बढ़ोतरी से, और विकास जो है वो है गुणात्मक गुणात्मक बढ़ोतरी से। अब मात्रात्मक और गुणात्मक क्या चीज हुआ इसको आप समझते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये पूरा अगर विकास आप समझ गए, इस मतलब इस शब्द का अर्थ समझ गए, तो आप पूरा का पूरा मतलब आपका लगभग 70 से 80% काम यहीं पे हो गया। उसके बाद आपको उसके थोड़े बहुत चीजें देखनी पड़ेगी जो आपके दिमाग में एकदम सेटल हो जाएंगी। देखिए, वृद्धि का मतलब मात्रात्मक परिवर्तन, विकास का मतलब गुणात्मक परिवर्तन, और मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लेते हैं एक भैंस है, और भैंस का नाम क्या मान लूं, भैंस का नाम मान लूं क्या, कुछ नाम ले देते हैं भैंस को, जैसे एक अच्छा सा नाम क्या दे दूं, सरिता। किसी का नाम हो तो माफ करें भाई, उनके लिए मैं भैंस शब्द का प्रयोग नहीं करूं, ये सांकेतिक है। किसी का नाम सरिता हो तो गुस्साए नहीं, उनके लिए नहीं, ठीक है। आज छोड़ो यार, भारत का कोई नाम ही नहीं लेते, हम लेते हैं इसको विदेश का नाम, ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो। एनी नाम है इसका, अब किसी को समस्या नहीं है, एनी, इस भैंस का नाम एनी है। ये भैंस 5 लीटर दूध देती है। अब यही भैंस 5 लीटर के जगह में 6 लीटर दूध देने लगे, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके मात्रा में वृद्धि हो गई, यानी मात्रा में बढ़ोतरी हो गई, यानी उसके दूध देने की क्षमता में वृद्धि हो गई। ये चीज, इस शब्द का प्रयोग करेंगे, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है वृद्धि को ग्रोथ। अब चलिए, एक तो समझ गए कि वृद्धि क्या होता है, 5 लीटर से 6 लीटर दूध देने लगा तो वृद्धि हो गया। चलिए, अब इस काम को करने के लिए जो भैंस बांधने वाला था या फिर भैंस का जो मालिक था, उसने उसको कुछ दवाइयां दी, चारा दिया, जैसा भी दिया। उसके बाद मान लेते हैं कोई दवाई दी, और दवाई की वजह से उसने 5 की जगह में 6 लीटर दूध देने लगी। तो भैंस, जिस भैंस का नाम एनी है, उस भैंस ने 6 लीटर दूध दिया, तो हम क्या बोलें कि इसका मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। चलिए, अब एक और चीज देखते हैं, भैंस ने जो 5 लीटर दूध देती है, अब 5 की जगह में 4 लीटर ही दूध देती है, तो हम क्या बोलेंगे कि मात्रात्मक वृद्धि नहीं हुआ, उसका विपरीत वृद्धि हुआ, यानी कमी हो गई। लेकिन 4 लीटर दूध देने के बाद भी, अब देखते हैं पहली बात, 1 लीटर जो दूध था, 1 लीटर दूध के अंदर पहले जो प्रोटीन की मात्रा थी वो 1000 ग्राम थी। अगर ये यूनिट ना हो ग्राम तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझने के लिए बोलिए, सोचिए कि 1 लीटर दूध में 1000 ग्राम प्रोटीन हुआ करता था, 1000 ग्राम 1 लीटर दूध में। अब भैंस जो है 4 लीटर दूध देने लगी, लेकिन इसके 1 लीटर दूध में 1500 ग्राम प्रोटीन है, तो आप क्या बोलेंगे, उस दूध का गुण बढ़ गया, उस दूध का गुण बढ़ गया। उसका गुण ये था कि उसमें 1000 ग्राम प्रोटीन होता था, अब उसमें 1 लीटर दूध में ही 1500 ग्राम प्रोटीन मिलने लगा, यानी उस दूध का गुण बढ़ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, दूध में विकास हुआ, दूध में एक तरीके से गुणात्मक वृद्धि हुई, गुणात्मक बढ़ोतरी हुई, यानी 1 लीटर में पहले 1000 ग्राम होता था, अब 1500 ग्राम हो गया, मतलब गुणात्मक बढ़ोतरी हुई। और उसी गुणात्मक बढ़ोतरी को आप क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए, एक और उदाहरण से समझा देता हूं, क्योंकि यही समझ गए तो बात आपका बन गया। फिर से लिख देता हूं वृद्धि, और एक तरफ लिख देता हूं विकास। एक और उदाहरण से समझते हैं।
एक बच्चा है, जो एक बच्चा नहीं है, एक 25 वर्षीय युवक है। 25 वर्षीय युवक जो है, 25 वर्षीय युवक जो कि खेती किसानी का काम करता है, या खेती किसानी का काम को निकृष्ट नहीं समझते हैं, कुछ और सोचते हैं। जो 25 वर्षीय युवक है ना, वो युवक कंप्यूटर में काम करता है मान लीजिए, और कंप्यूटर में काम करता है, कुछ फाइल बनाना है। ये दिन भर में 8 घंटे काम करके 80 फाइल बना पाता है। और यही दूसरा युवक है जो 80 के जगह में 150 फाइल बनाता है उसी 8 घंटे के काम में। तो क्या बोलेंगे आप कि इसका जो दिमाग है, युवक, इस युवक यानी 25 वर्षीय पहला युवक और 25 वर्षीय दूसरा युवक, दूसरा का दिमाग जो है वो अधिक विकसित है, और अधिक विकसित होने की वजह से वो ज़्यादा इफिशियंसी के साथ, ज़्यादा क्षमता के साथ काम कर सकता है उतने ही समय में। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद कर सकता हूं। और अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो दूध वाला तो समझ में आया ही होगा। कहाँ हुआ है? ठीक है, दूध वाला तो आपको समझ में आया ही होगा। तो इतनी बात क्लियर है। विकास का मतलब गुणात्मक परिवर्तन से है और वृद्धि का मतलब मात्रात्मक परिवर्तन से है, इतना ध्यान रखिएगा। आप दूध भैंस वाला उदाहरण याद रखिएगा, हमेशा कोई समस्या नहीं। आइए देखते हैं हम एक एक पॉइंट। विकास की अवधारणा। विकास शब्द गुणात्मक परिवर्तन का द्योतक है। जैसे कि आप दूध वाले में देखें कि 1 लीटर दूध में पहले 1000 ग्राम प्रोटीन होता था, वहीं 1 लीटर दूध में जब 1,500 ग्राम प्रोटीन आया, इसका मतलब उसका गुण बढ़ गया। व्यक्ति में यथा समय होने वाले विभिन्न गुणात्मक परिवर्तनों को ही विकास कहा जाता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि से होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। भैंस का उदाहरण छोड़ दीजिए, अब आइए व्यक्ति पर। व्यक्ति का अगर विकास देखना है, पूर्ण रूप से विकास देखना है, तो हम क्या देखेंगे कि उसका सामाजिक रूप से उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, मानसिक रूप से हुई, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक, शारीरिक दृष्टि से जो भी उसके उसमें क्या बोलते हैं, उस मनुष्य के अंदर गुणात्मक परिवर्तन हुआ, उसको हम कहेंगे क्या? विकास हुआ, या मनुष्य विकसित हो रहा है। ठीक है, चलिए अब ये क्या होता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये सब क्या होता है, इसको आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। यह गुणात्मक परिवर्तन सभी के लिए समान गति से नहीं होता। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। यह गुणात्मक परिवर्तन सभी के लिए समान गति से नहीं होता का मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है, और एक उसी उम्र का बच्चा है जिसका उसी उम्र का बच्चा है, उसका भी उम्र 5 साल है, मतलब सेम उम्र के 2 बच्चे हैं 5 साल के। 5 साल के जब 2 बच्चे हैं 5-5 वर्ष के, और एक बच्चा जो है वो कचरे बीनने वाले का बच्चा है, तो उसकी आर्थिक क्षमता कम होगी, तो उसको अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज पाएगा, अच्छे संस्कार नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है कि वो चोरी करने लगे, डाका डालने लगे। उसका विकास क्या हुआ? अलग अलग परिवार में, अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले परिवार में जन्म लेने की वजह से उसके परिवार, उसका जो विकास था उनका अलग अलग हुआ। एक बच्चा अच्छा फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाएगा अगर आप इंग्लिश को पैमाना बोले, या फिर एक अच्छा ज्ञानी हो जाएगा जिसके पास अर्थ ज्यादा होगा, अर्थात पैसे ज्यादा होगा। तो उसी चीज को बताया गया है कि गुणात्मक परिवर्तन सभी के लिए समान गति से नहीं होता। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है तो अभी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मनुष्य का विकास जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहली बात देखते हैं, वृद्धि क्या है? आकार में मात्रात्मक बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। वस्तु के आकार तथा द्रव्यमान में शुद्ध वृद्धि। जैसे दूध वाला उदाहरण हमने देखा, तो दूध में हमने क्या देखा कि 5 के जगह में 6 लीटर जब ऐनी नामक भैंस ने दूध दिया है, इसका मतलब यह है कि उसमें मात्रात्मक बढ़ोतरी हुई। वही विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, जनसांख्यिकी घटक
घटक वृद्धि, सुधार, सकारात्मक परिवर्तन तथा जोड़ गुणात्मक के माध्यम से उत्पन्न होता है। समझने की बात नहीं है, ये मनुष्य के लिए बात की जा रही है। मनुष्य का जब भौतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक सभी तरीके का वृद्धि होगा, विकास होगा, बढ़ोतरी होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। दूसरा बात देखें, वृद्धि को भौतिक संक्रमण कहते हैं, यानी वृद्धि जो है वो आपको दिख सकेगा, लेकिन जो विकास है जब दिखाया जाएगा तभी दिखेगा। जैसे मान लीजिए दो मनुष्य खड़े कर दिए, मैं हूं एक मान लीजिए प्रतीक सर है। अब मैं ज्यादा विकसित हूं, मेरा दिमाग ज्यादा विकसित है, या प्रतीक सर का दिमाग ज्यादा विकसित है, आप देख करके नहीं बता सकते। शारीरिक वृद्धि प्रतीक सर के अंदर ज्यादा हुई है, आप देख सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से विकसित कौन ज्यादा है, जब तक हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन आपके सामने नहीं करेंगे तो आप देख करके केवल नहीं बता सकते कि ये ज्यादा विकसित है या ये ज्यादा विकसित है। तो विकास एक शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक संक्रमण के रूप में माना जाता है, अर्थात विकास में कई आयाम आ जाते हैं, जबकि वृद्धि में केवल भौतिक आयाम आता है। भौतिक आयाम मतलब जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। संरचनात्मक बढ़ोतरी वृद्धि है, विकास को कार्यात्मक माना जाता है, यानी एग्जीक्यूशन वाला माना जाता है। वृद्धि बाह्य और एक कोशीय है, विकास आंतरिक और संगठनात्मक है, यानी बाहर से शरीर आप देख रहे हैं, ये आप वृद्धि के रूप में देख रहे हैं, लेकिन शरीर अंदर से कितना मजबूत है ये आप विकास के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो उसी चीज को बोला गया है, वृद्धि बाह्य और कोशिकीय है, यानी बाहर से और दिखने योग्य है, जबकि विकास जो है वो आंतरिक है, यानी अंदर से कितना मजबूत हूं मैं, ये आंतरिक बात होगी। जब वस्तु परिपक्व अवस्था में प्रवेश करती है तो वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है। जैसे मेरी हाइट जो है, मेरे हाइट में जो वृद्धि थी, अब इतना हाइट का हूं मैं, इससे ज्यादा हाइट का मैं नहीं होऊंगा, लेकिन मेरा मानसिक शारीरिक विकास अभी भी संभव है। मैं अपने शरीर में और मजबूती ला सकता हूं, दिमाग में और तेज कर सकता हूं, समाज में अपना अच्छा व्यवहार बना सकता हूं, लेकिन शरीर क्या मेरा बढ़ेगा? इससे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। मोटा जरूर हो जाऊं, लंबाई नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाल विकास। बाल विकास का मतलब क्या हुआ? पहले तो विकास आप समझ गए, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है कि क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है। जैसे आप दूध वाले उदाहरण में देखें कि 1 लीटर दूध में 1000 ग्राम प्रोटीन था पहले, उसके बाद 1 लीटर दूध में ही आप 1500 ग्राम प्रोटीन देखें, यानी उसमें गुणात्मक परिवर्तन आया। तो बाल विकास से मतलब क्या होगा? अगर आप विकास समझ गए होंगे तो बाल विकास को भी आप समझ जाएंगे बिल्कुल आसानी से। कैसे बताता, बाल का मतलब होता है बालक, बालक बालिका जो भी कम उम्र के हैं उनकी बात करें, मनुष्य की बात कर लेते हैं। बालक, और बालक का मतलब केवल पुरुष बालक नहीं, बालिका भी बालक में ही आएगा। बालक का विकास ही बाल विकास है। अब बालक का विकास कैसे होगा? क्या बालक मानसिक रूप से सशक्त है? क्या बालक मानसिक रूप से मतलब दिमागी तौर पर, क्या बालक समाज में ठीक ठाक तरीके से व्यवहार कर पा रहा है, उसने पढ़ाई अच्छी की है? तो ये सब चीजें विकास के पैमाने में आ जाएंगे, जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी। चलिए, बाल विकास का अर्थ क्या हुआ? बाल विकास का अर्थ विकास से संबंधित है, यानी बालक के अंदर गुणात्मक परिवर्तन, सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन विकास होगा। जैसे बाल विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। बालक के विकास प्रक्रिया में उसके जन्म के पूर्व गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। अब गर्भ से कैसे प्रारंभ होगी? जैसे कोई कमजोर आर्थिक स्थिति का है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, उसका पांव भारी हो गया। जब उसका पांव भारी हो गया, स्त्री प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो उसको चाहिए कि वो अच्छा चीज खाए, प्रोटीन युक्त चीजें खाए, ताकि अंदर जो बच्चा पल रहा है वो बच्चा बढ़िया सशक्त मजबूत होकर के निकले। लेकिन वो लोग कमजोर हैं, पैसे नहीं है उनके पास, तो फिर क्या खाएंगे? कम प्रोटीन वाली चीजें और सस्ती चीजें। सस्ती चीजों का मतलब कि जिसमें भोजन संतुलित भोजन न हो, तो असंतुलित भोजन करेंगे। वैसी स्थिति में क्या होगा?
जो बच्चा होगा वो ऑलरेडी कमजोर होकर के आएगा, और एक बार बच्चा कमजोर हुआ, कमजोर होने का मतलब कुपोषित हुआ, तो उस कुपोषण का प्रभाव उसके जीवन भर रहेगा। मतलब कभी भी उसका दिमाग उस सामान्य बच्चे की तरह तेज नहीं हो सकता जो कि सुपोषित बच्चा पैदा हुआ है। कुपोषित बच्चा जीवन भर उसका दिमाग जो होगा सुपोषित बच्चे से कम ही तेज हो पाएगा। उसका शारीरिक विकास कुछ भी कर लो, सुपोषित बच्चे से कम ही शारीरिक विकास हो पाएगा। समाज में भी उस तरीके से वो व्यवहार नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका जो बेस था, जहां से उसको सुपोषित पैदा होना था गर्भ से, वहीं पे वो कुपोषण का शिकार हो गया। इसीलिए बोलते हैं विकास की प्रक्रिया जन्म के पूर्व अर्थात गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की इस क्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था की कई अवस्थाओं से होकर होते हुए परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त करता है। अब ये अवस्थाएं क्या क्या हैं, इसको भी आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ परिभाषाएं देखते हैं। हो सकता है एबीओ का जो पेपर हुआ था, एबीओ के पेपर में, यानी एबीओ का पेपर भी जो है वो उसमें भी बीएड चाहिए और कॉलेज मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो उसका पेपर हुआ 2017 में या 2013 में हुआ था मेरे ख्याल से, 17 में भूल रहा हूँ, तो 2013 में ही हुआ था शायद। तो 2013 में जो एबीओ का पेपर हुआ ना, उसमें परिभाषाओं से बहुत सारी चीजें पूछ ली गई। तो परिभाषाओं से अगर चीजें पूछी जाएंगी तो वहां से आपको प्रश्न बनना भी चाहिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा, परिभाषा को भी आपको ध्यान रखना है। क्रो एंड क्रो, इसको तो मैं कौवा एंड कौवा बोलता हूँ, क्रो अंग्रेजी में और हिंदी में कौवा, लेकिन क्रो एंड क्रो के अनुसार कहा गया है कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्युपरांत तक करता है। दूसरा देखें, हरलॉक ने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु उपरांत तक होने वाले मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों, अरे यार बड़ा ठंडा लग रहा है, हाँ, विभिन्न अवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। आगे देखें, स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। ड्रेयर ने लिखा, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी भी निश्चित लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता है। मुनरो ने लिखा, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी जो परिभाषाएं हैं ये बाल विकास से संबंधित हैं, ठीक है। ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो विकास से संबंधित नहीं है, बाल विकास से संबंधित है। क्रो एंड क्रो का परिभाषा हो, हरलॉक का परिभाषा, स्किनर का हो, या फिर ड्रेयर का हो, या मुनरो के अनुसार। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, यह विचार किसने दिया? ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी है हरलॉक, ऑप्शन सी है स्किनर, या ऑप्शन डी है हेयर। आपको याद नहीं है, मैं जान रहा हूं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला दिया क्रो एंड क्रो, बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रांत तक करता है, तो ये तो है नहीं। हरलॉक ने भी लंबा चौड़ा दिया, तो ये भी नहीं है। स्किनर ने कहा था विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है, तो स्किनर इसका सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपसे ड्रेयर के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे मुनरो के बारे में पूछ ले। जो छोटे छोटी परिभाषाएं हैं उसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। हो सकता है आप हरलॉक वाला याद ना रखें, लेकिन ये छोटी छोटी परिभाषाएं जो हैं उसको याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनाता है वो इन छोटी छोटी परिभाषाओं से बनाता है। तो पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं एबीओ के और अन्य भी एग्जाम, जिसमें परिभाषाओं से जो क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर छोटी छोटी परिभाषाओं से ही प्रश्न पूछा गया है। जैसे ये परिभाषा छोटी है, ये परिभाषा बड़ी है, ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं आगे, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं में क्या देखेंगे हम? विकास की अवस्था में क्या चीजें देखेंगे? देखिए, हम ये सारी चीजें देखेंगे। विकास की क्रिया में वह गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तो इन सब अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे कि किस उम्र को बाल्यावस्था बोलेंगे, किसको शैशवावस्था, इन सब चीजों को देखते हैं। विकास की अवस्थाएं,
मानव विकास सतत प्रक्रिया है। शारीरिक विकास तो एक सीमा यानी परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, जैसे मैं एक उम्र के बाद नहीं बढ़ूं, लेकिन मनोशारीरिक यानी मानसिक विकास जो है वो निरंतर होता रहता है। मनोशारीरिक क्रियाओं के अंतर्गत मानसिक, भाषाई, संवेदनात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास आते हैं। इनका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न आयु स्तरों को मानव विकास की अवस्थाएं कहते हैं। यानी अब आप एक चीज समझ गए होंगे, मानव विकास की अवस्थाएं किसे कहते हैं? विभिन्न आयु स्तरों को कहते हैं। और विभिन्न आयु स्तर का मतलब क्या है कि बच्चा जो है शुरू से लेकर के जब बड़ा होता जाता है तो बड़े होने के दौरान वो उसका एक उम्र होता है। जैसे 5 वर्ष तक वो क्या क्या बहुत तेजी से सीख पाएगा, 10 वर्ष तक की आयु में क्या क्या चीजें बहुत तेजी से सीख पाएगा, 15 वर्ष की आयु में क्या क्या चीजें बहुत तेजी से सीख पाएगा, 20 वर्ष की आयु में क्या क्या चीजें बहुत तेजी से सीख पाएगा। तो अगर इसको इस हिसाब से देखो तो 5 वर्ष पहली अवस्था हो गई, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था और ये चौथी अवस्था हो गई। तो इस तरीके से चीजें अब देखते हैं। यानी जो आयु स्तर जो है, यानी 5 वर्ष तक की आयु, 10 वर्ष तक की आयु, उन्हीं हिसाब से विकास की अवस्थाओं को बांटा गया। आइए देखते हैं। भारतीय मनुष्यों ने इसको 7 भागों में विभाजित किया है। गर्भावस्था किसको कहते हैं? हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ दे। चलिए अभी एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूंगा। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक का होता है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 से 25 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक। वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये 7 अवस्थाएं भारतीय जो विचारक हैं उन्होंने बांटा है। अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए एक प्रश्न पूछ लेता हूं इसको मिटा करके, और ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछ ले तो आप बना पाएंगे कि नहीं? भारतीय मनुष्यों के अनुसार 7 भागों में विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। 7 भागों में आप बाल्यावस्था के भाग को चुने। अगर ये पूछ दिया कि बाल्यावस्था किस उम्र से किस उम्र तक होता है, पहला दे दिया मान लीजिए गर्भ से जन्म तक, अरे यार जन्म तक। दूसरा दे दिया जन्म से 5 वर्ष। तीसरा दे दिया 5 वर्ष से 12 वर्ष। चौथा दे दिया 12 से 18 वर्ष। आप किसको मानेंगे कि ये बाल्यावस्था का है? आप अगर अभी ध्यान से देख रहे होंगे तो यहीं से प्रश्न पूछा हूं मैं, और यहीं से अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो जरूर बता देंगे। अपने मन में सोचिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये चीज बेस है। इसके बाद आपको इसी से संबंधित चीजें पढ़नी पड़ेगी, इस वजह से इसको देखना जरूरी। गर्भावस्था गर्भाधान से यानी जिस दिन बच्चा बनना शुरू हुआ उस दिन से लेकर के उसके जन्म तक। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक को शैशवावस्था कहेंगे। शिशु बोलते हैं ना, शैशव शिशु, तो वैसी से बना है। शिशु मतलब छोटा। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, और उसके बाद युवावस्था 18 से 25 वर्ष तक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कोई भी युवावस्था में तो नहीं होंगे, सब होंगे किसमें? प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था होता है 25 से 55। अब 25-55 के बाद फिर उसको मृत्यु तक को क्या बोला जाता है? वृद्धावस्था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। एक टेबल भी बना लीजिएगा। आपके घर में किसी शिशु, कोई महिला गर्भवती है तो उसका जो बच्चा पेट में है वो किस अवस्था में चल रहा है? गर्भावस्था में। आपके घर में एक भतीजी का जन्म हुआ जिसकी उम्र अभी ही जन्म हुआ, वो किस अवस्था में है? शैशवावस्था में। चलिए आगे, वो बच्ची बढ़ने लगी और स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में अभी वो 12 साल तक ही पहुंच पाई है, यानी 5 से लेकर के 12 वर्ष उसकी आयु है। तो किस अवस्था में है? बाल्यावस्था में। 12 वर्ष से अधिक उसकी उम्र शुरू होती है
तो सामान्य तौर पे जब 12 से अधिक उम्र शुरू होता है तो लड़कियों में खासकर पीरियड्स वगैरह आना शुरू हो जाता है, तो इसको आप किस अवस्था में मानेंगे? किशोरावस्था में। उसके बाद युवा कब माना जाएगा? जब 18 वर्ष से 25 वर्ष की हो जाएगी, यानी आप युवा अवस्था को तो क्रॉस कर चुके हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद आप देखेंगे 25 से 55 को प्रौढ़ावस्था, दिमाग बहुत विकसित और शांत हो जाता है इस अवस्था में, जिस अवस्था में आप हैं। उसके बाद होता है वृद्धावस्था, जो कि 55 साल से मृत्यु तक, 56 साल में भी मरे तो वृद्धावस्था में मरे, अगर आप 60 साल में भी मरे तो वृद्धावस्था में मरे, और 100 साल में भी मरे तो वृद्धावस्था में मरे। यानी सबसे लंबा कौन सा है? वृद्धावस्था ही हो सकता है सबसे लंबा अवस्था, क्योंकि 55 के बाद फिर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं कि सब वृद्धावस्था ही चलेगा। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिए इसको भी दिखा देता हूं। ये 7 व्यक्ति है, 7 व्यक्ति दिख रहे हैं। एक ही बच्चा है जो बड़ा हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कितने का है? एक मिनट, ये वाला बच्चा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये गर्भावस्था वाला बच्चा छूट गया है एक। चलिए फिर भी समझ लेते हैं। इसको मान लेते हैं, इस बच्चे को मान लेते हैं कि ये कौन सा है? गर्भावस्था में। गर्भावस्था में नहीं है, बाहर आ गया, तभी तो ये बच्चा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं समझाने के लिए। गर्भावस्था यानी अभी अभी इसका जन्म अभी नहीं हुआ है, गर्भ में भी है, मां के पेट में ही है। अब यहां से ये निकला और जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक नहीं हुआ है, तो ये कौन सा अवस्था हुआ? ये हुआ आपका शैशवावस्था। अब ये ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 5 से लेकर के 12 वर्ष की आयु तक का है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाल्यावस्था। बिल्कुल याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं होगी। और ये बेस है। इसके बाद आपको ये देखना है कि बच्चे किस उम्र में कौन सी चीज को सीखते हैं, और वहीं से मुख्य प्रश्न पूछेगा। तो आपको अगर मालूम होगा कि शैशवावस्था क्या है, बाल्यावस्था क्या है, तब आप सीख पाएंगे, तब आप आगे जाकर के उसको सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, तब आप जाकर के जॉब ले पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। इसलिए मैं इसको बार बार सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल याद हो जाए। ये गर्भ में था, गर्भावस्था था। उसके बाद 5 वर्ष तक हुआ तो क्या हुआ? शैशवावस्था, यानी ये शिशु के रूप में है। चलिए इसी के माथे पे लिख देता हूं, शिशु के रूप में। फिर वो बालक बना, इसको क्या बोले? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। अब 12 से 18 वर्ष की आयु में पहुंच गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आपको किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था यानी किशोर हो गया। अब 18 से 25 हुआ, यानी क्या हुआ? ये 18 से 25 होने का मतलब ये हुआ कि अब ये है किसमें? प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ा नहीं, क्या था यार, मैं भूल गया। एक मिनट, प्रौढ़ावस्था नहीं हो, युवावस्था, सॉरी। 18 से 25 हुआ, यानी ये युवावस्था में। और 25 से लेकर के 55 साल तक क्या हुआ? ये जब थोड़ा दाढ़ी वाड़ी पकने लगा, जैसा मेरा पक जा रहा है, वैसा अगर हुआ तो क्या हुआ? ये प्रौढ़ावस्था में। और प्रौढ़ावस्था के बाद ये 55 से लेकर के मृत्यु तक क्या होगा? वृद्धावस्था। याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो गया। फिर से याद करा देता हूं, यहीं पे याद करा देता हूं, तुरंत याद करा देता हूं। गर्भ में है, गर्भावस्था। गर्भ से निकला 5 वर्ष से पहले क्या हुआ? शिशुअवस्था, शैशवावस्था। 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच है, यानी 5 से बड़ा हो गया, 12 से छोटा है, यानी बाल्यावस्था में आ गया। जब 12 वर्ष से बड़ा हुआ, सामान्य तौर पे आप लड़की का उदाहरण लेके दीजिएगा, जब पीरियड शुरू होता है, खासकर 12 वर्ष की उम्र, 13 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है, तो किस अवस्था में? किशोरावस्था में, जब तक 18 वर्ष तक वो नहीं हुआ है या नहीं हुई है। 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक युवावस्था है,
ठीक है। और 25 से लेकर के 55 तक प्रौढ़ावस्था है, सारी चीजें उसके दिमाग में स्थिर तौर पे चलती हैं, उथल पुथल नहीं रहे। और 55 के बाद फिर वृद्धावस्था है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अभी प्रश्न पूछूंगा तो ध्यान रहना चाहिए। पूछूं प्रश्न एक? चलो भैया, ये मान लेते हैं उसमें शिशु अवस्था में है, तो ये कौन सी अवस्था में होगा इसको बताइएगा, व्हाट्सएप में मैसेज करके बताइएगा कि ये व्यक्ति कौन सी अवस्था में आएगा। जो अभी बताया था उसी के हिसाब से ये व्यक्ति कौन सी अवस्था में आएगा, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, किस में आएगा? मैं बता देता हूं यार, युवावस्था में आएगा। इसकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच। चलिए आगे चलते हैं, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन ये तो भारतीय लोग मानते हैं कि 7 अवस्थाएं होती, लेकिन कुछ और भी चीजें देखते हैं। कुछ और चीजें क्या देखते हैं? वो तो 7 अवस्थाएं हमने देखी इस समय, लेकिन वो तो पहली की बात है। तो अब इस समय देखते हैं, अधिकतर विद्वान मानव विकास के अध्ययन को 4 अवस्थाओं में ही देखते हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला शिशुअवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक, शैशवावस्था, यानी इसमें गर्भावस्था को हटा दिया गया। पहली बात आप देख रहे हैं, गर्भावस्था को हटाने के बाद 5 वर्ष जो था शैशवावस्था का, जन्म से लेकर के उसको 6 वर्ष कर दिया गया। दूसरा देखते हैं बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष के बीच है, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बीच में, और वयस्कावस्था 18 से मृत्यु तक, यानी 4 ही भाग है। कुल मिला के आप देख रहे हैं, पहले जो 7 भाग हमने देखे थे, लेकिन शिक्षा जो दिया जाता है शिक्षा की दृष्टि से, वो तो भारतीय जो विचारक हैं उनके हिसाब से तो 7 अवस्थाएं, जो भी वो भी ठीक है। लेकिन उसके अलावा जब शिक्षा दिया जाता है, किसी को पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं ना, और बनना ही है, अगर मेहनत करेंगे तो बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप अगर एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको शिक्षक की नजर से देखना होगा, और जब आप शिक्षक की नजर से देखना शुरू करेंगे तो आप ये 4 अवस्थाएं देखेंगे। वो भी सही है, पहले वाला भी सही है, ध्यान रखिएगा, वो भी आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है। जब आप शिक्षक की नजर से देखेंगे तो हमेशा इस अवस्था को देखेंगे। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18, वयस्कावस्था 12 से 18 से मृत्यु तक। ठीक है, चलिए इसको एक बार याद करा दूं क्या? उसमें देखते हैं गर्भावस्था था, तो इसमें गर्भावस्था नहीं था, यहाँ पे 5 लिखा था, यहाँ पे 6 लिखा है, बस एक ही फर्क है। दूसरा देखें बाल्यावस्था, तो 5 से लेकर के 12 तक जाता था, जो कि 6 से लेकर के 12 तक जा रहे हैं। किशोरावस्था 12 से 18 ही था, तो 12 से 18 ही है, बाकी एक ही बचता है वयस्कावस्था, जो कि मृत्यु तक है। कुछ भी याद करने की इसमें जरूरत भी नहीं। शिक्षा की दृष्टि से देखें तो प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं 3 अवस्थाओं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में होने वाली मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षा की दृष्टि से ये 3 अवस्थाएं जो हैं ऊपर की, शैशवा, बाल्या और किशोरा, यानी कुल मिला के जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक का जो अवस्था माना जाता है वो सबसे उचित माना जाता है। ये माना जाता है कि उस समय में बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। अब कौन से समय में क्या सीख सकते हैं वो चीज आगे पढ़ेंगे, लेकिन यही चीजें, ये 3 अवस्थाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं। आइए देख लेते हैं एक प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में किन किन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ये है गर्भावस्था, दूसरा शैशवावस्था, मतलब एक के अंतर्गत गर्भावस्था, शैशवावस्था और बाल्यावस्था दिया हुआ है। तो ये तो है नहीं, क्योंकि हमने गर्भावस्था के विषय में अभी पढ़ा ही नहीं, 4 अवस्थाएं अभी पढ़ी ना, सॉरी सर्दी हो गया है इसी की वजह से। 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी, शैशवा, बाल्या और किशोरावस्था। तो इन अवस्था, तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से यहां हमने पढ़ा कि 3 अवस्थाएं जो हैं ऊपर की वो अच्छी मानी जाती हैं, कि इस समय में बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। तो कुल मिला के गर्भावस्था तो है ही नहीं, तो पहले तो एलिमिनेट करना सीखे। गर्भावस्था नहीं है तो गर्भावस्था को काटना शुरू किए, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, और अब इसमें से 2 देखते हैं। शैशवावस्था क्या है? अगर अभी पहले वाला देखा तो हमने मतलब 0 से लेकर 6 तक, जन्म से लेकर के 6 तक। बाल्यावस्था क्या है? 6 से लेकर के 12 तक।
किशोरावस्था क्या है? 12 से 18 तक। और अभी मैं बोलते बोलते ये बोला था ना कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक को सीखने के विषय में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरी बातों को भी ध्यान रखिएगा। तो फिर ये वयस्कावस्था क्या है? 18 वर्ष से मृत्यु तक। तो ये तो आएगा नहीं, पहले हमने पढ़ भी लिया है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, चलिए हमने पहले पढ़ा ना कि शिक्षा की दृष्टि से प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में 3 अवस्थाओं शैशवा, बाल्या और किशोरावस्था यानी जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु तक को सीखने में आसानी होती है बच्चों को। आइए देखते हैं अब आगे की चीजें। अब देखते हैं अधिगम यानी लर्निंग और यानी सीखना। अधिगम, लर्निंग यानी सीखना। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है, तो इसको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझ जाएंगे। क्योंकि अब देखिए एक चीज मैं बता दूं, हमने क्या पढ़ा? बच्चों का विकास और विकास की अवस्थाएं। अवस्थाएं में अगर हम देखें तो पढ़ाई की दृष्टि से या फिर सीखने की दृष्टि से 3 अवस्थाएं हमने महत्वपूर्ण देखी। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी? अगर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं सीखने की दृष्टि से, तो 0 से लेकर के 18 वर्ष तक का बच्चा जो है वो अधिक चीजों को सीखता है। तो सीखने की 3 अवस्थाएं हमने देखी। एक तो बाल्यावस्था, दूसरा देखा किशोरावस्था और तीसरा देखा वयस्कावस्था। वयस्कावस्था नहीं, वो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, जो कि 12 से लेकर के 18 0 से लेकर के 18 तक में खत्म हो जाता है। 0 से 6 तक क्या हुआ? शैशवावस्था हुआ, 6 से 12 तक बाल्यावस्था और 12 से 18 तक किशोरावस्था हुआ। तो यहां तक हमारा खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के हम क्या पढ़े हैं कि किस किस उम्र में या किस किस अवस्था में बच्चा सबसे अच्छी तरीके से सीखता है। अब किस किस उम्र में बच्चा सबसे अच्छी तरीके से सीखता है, तो सीखने को भी हमको जानना पड़ेगा कि सीखने का मतलब क्या है, क्योंकि आगे हमको उसी चीज को पढ़ना है। तो एक छोटी सी कहानी से आपको सीखने का मतलब समझाता हूं, उसके बाद जो लिखा है उसको भी मैं समझा दूंगा। एक जंगल था, बड़ा खूबसूरत जंगल था, शहर से दूर था, गांव से भी दूर था। तो उस जंगल में कभी कभार शिकारी आया करते थे। तो कभी कभार शिकारी आते थे तो वो शिकारी क्या करते थे कि जाल बिछाते थे, दाना डालते थे, पंछी आकर के उसमें बैठते थे और जाल में फंस जाते थे। शिकारी उसको ढो करके ले आता था। ये कहानी आप कभी स्कूल में भी हो सकता है पढ़े होंगे। तो शिकारी उनको फिर पकड़ करके ले आता था, जाल में फंस जाते थे तो उड़ नहीं पाते। तो एक बूढ़ा तोता था, तो बूढ़े तोते ने अपने सारे तोतों को समझाना शुरू किया। अपने जो बच्चे वाले तोते थे यानी अपने उम्र से कम उम्र के जो तोते थे उनको समझाना शुरू किया कि भाई शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, लेकिन जाल में नहीं फंसना चाहिए। सभी तोतों ने इस चीज को बिल्कुल पढ़ लिया, रट लिया ध्यान से। यानी एक एक तोता ध्यान से बोल सकता था कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है और जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, एक दिन शिकारी आया, जाल फैलाया, दाना डाला, वही सारे तोते उसमें जाके फंसे एक दो को छोड़ करके। और जब शिकारी उनको पकड़ लिया और इस तरीके से पीछे ढो करके ऐसे जा रहा था, तो सारे तोते क्या बोल रहे थे? शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने डालता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए, जबकि वो खुद फंस चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो बुढ़े तोते ने उनको सिखाया वो उसको सीख नहीं पाए, रट लिए। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि रटना सीखना नहीं है। ठीक है, रटना सीखना नहीं है। सीखने का मतलब यह है कि जब आप उस चीज को जान जाएं तो आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ जाए। हो सकता है ये परिवर्तन सकारात्मक दृष्टि से भी हो जाए, ये परिवर्तन नकारात्मक दृष्टि से भी हो जाए। यानी परिवर्तन जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति का हो सकता है। लेकिन व्यवहार में परिवर्तन बहुत जरूरी है। ज्ञान के बाद, अनुभव के बाद उसी को हम मानेंगे कि ये सीख गया है। समझ गए?
चलिए, अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। अगर परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तो उसे हम सीखना नहीं कहेंगे। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा एवं अनुकूली परिवर्तन भी हो सकता है या खराब परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे कोई किसी से सीख करके शराब पीना शुरू करे तो खराब परिवर्तन हो गया, अगर पढ़ाई अच्छे से करे तो अच्छा परिवर्तन माना जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होती है। प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नए अनुभवों को एकत्र करता है और नवीन अनुभव व्यक्ति के व्यवहार में वृद्धि एवं संशोधन करते हैं। वृद्धि और संशोधन मतलब व्यवहार या तो ऊंचा करते हैं या पुराने व्यवहार को और ठीक करते हैं। इसलिए यह अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। अधिगम एक प्रक्रिया है, यानी हम समय के साथ सीखते जाते हैं, जीवन पर्यंत चलती है, जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाती है, सीखना प्रारंभ कर देता है व्यक्ति। और अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने योग्य हो पाता है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जाता। जैसे तोता रट लिया था वैसा नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो जाता है, तभी उसे सीखने की प्रक्रिया को अधिगम, लर्निंग या सीखना कहेंगे। कभी अधिगम बोले कभी सीखना बोले तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अधिगम या सीखना एक ही चीज है। लर्निंग अंग्रेजी में याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन बहुत जरूरी है सीखने की बात करें तो। सार्थक अधिगम ठोस चीजों एवं मानसिक द्योतकों को प्रस्तुत करने एवं उसमें बदलाव लाने की उत्पादन प्रक्रिया है, न कि जानकारी इकट्ठा करने या रटने की प्रक्रिया, जो कि पहले बता चुका हूं। गेट्स ने क्या लिखा इस विषय में? गेट्स एक जो है विशेषज्ञ थे, उन्होंने लिखा अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने लिखा आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। वुडवर्थ ने लिखा जीवन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। एक प्रश्न देख लेते हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। कौन बोला? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, गिलफोर्ड या स्किनर? तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, वुडवर्थ ने बोला है ये। अगर आपसे पूछ दे कि सीखना क्या है तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। सीखने का मतलब रटना नहीं है चीज। सीखने का मतलब जो भी चीज आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो अनुभव अर्जित कर रहे हैं, दोनों चीजें, ज्ञान या अनुभव, दोनों से अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो आप सीखने की प्रक्रिया में हैं। और जन्म से लेकर के आखिरी तक यानी मृत्यु तक आप कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। ये बात तो गांधी जी ने भी कहा था। ये देख लेते हैं, ये छोटा बच्चा मेरे को बड़ा पसंद आता है, मैं देखा था पहले। ये देखिए ये बच्चा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं? रुकिए पहले देख लेता। हाँ दिख तो रहा है, मस्त। देखिए सीखता कैसे? ये लेटा था, फिर ये ऐसे ऐसे करना सीख रहा है, क्रीपिंग जिसको बोलते हैं, रेंगना। फिर ये धीरे धीरे इस तरीके से, मतलब ये ऐसे बैठना सीख गया, फिर मतलब ऐसे पलटना सीख गया, फिर ये बैठना सीख गया। धीरे से ये वो गुड़रना या फिर क्रीपिंग जिसको रेंगना बोलते हैं वो सीख गया। फिर ये खड़ा होना सीखा, फिर ये देखिए चलना सीख गया, अब ये और भी तेज चलना सीख गया। तो ये भी क्या हुआ? धीरे धीरे प्रक्रिया के तहत इस तरीके से सीखा है आदमी, ठीक है। चलिए बाकी ये तो इमेज की बात थी, जो प्यारा बच्चा था इसलिए मैं दिखा दिया। अब देखते हैं शैशवावस्था एवं इसके दौरान अधिगम, अर्थात हमने 4 अवस्थाएं देखी थी ना, 4 अवस्थाएं देखी थी। कौन कौन सा 4 अवस्था फिर से दिखा दूं, याद दिला दूं आपको? देखिए दिखाता हूं। हाँ, हमने ये देखा कि अधिकतर विद्वानों ने, पहले तो हमने भारतीय मनीषियों का देख लिया, भारतीय विचारकों ने 7 भागों में बांटा, उसको भी मैं याद करवा दिया, आप लोग याद कर लिए होंगे। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने इसको 4 भागों में बांटा है, जिसमें शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्कावस्था। और हमने ये भी देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ऊपर की जो 3 अवस्थाएं हैं, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, अर्थात जन्म से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक सीखने की सबसे मतलब अच्छी प्रवृत्ति होती है, जल्दी सीखा जा सकता है 18 वर्ष की आयु तक। तो
हमने 3 अवस्थाएं देखी, 3 अवस्थाओं में अलग अलग चीजें सीखी, 3 अवस्थाओं में चीजें सीखी जा सकती हैं तेजी के साथ। अब हम देख रहे हैं आगे कि किस अवस्था में कौन कौन सी चीजें सीखी जा सकती हैं, उसको अलग से ध्यान से देख रहे हैं। जैसे शैशवावस्था में व्यक्ति या मनुष्य बच्चा क्या क्या सीखेगा, तो शैशवावस्था और इसके दौरान अधिगम क्या क्या चीज सीखता है। जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। प्रश्न लाइन बाय लाइन पूछेगा तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। प्रश्न पूछ लेगा कि अनुकरण यानी किसी को फॉलो करना, आप देखे होंगे ना शैशवावस्था में बच्चों को देखते हैं, जैसे मम्मी साड़ी पहन रहे वैसे बालिका साड़ी पहन रहे, जैसे पापा चल रहे हैं वैसे टोपी बच्चा भी लगाना चाहता है, वैसा जूता भी पहनना चाहता है। तो ये चीज है। तो शैशवावस्था में अगर आपसे पूछ लिया शैशवावस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, और ऐसे ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, यही क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो ये शैशवावस्था आपको याद रहना चाहिए। इस काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है, यानी समाज में किस तरीके से चलना है, किसको प्रणाम करना है, किसको नमस्ते करना है, किसको हेलो बोलना है, यही समय होता है शैशवावस्था का शुरुआत समय। इस काल में जिज्ञासा तीव्र जिज्ञासा बच्चों में पाई जाती है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम है, यानी उस समय जब बच्चा शैशवावस्था में है तो उनको आप अंग्रेजों के बीच छोड़ देंगे तो अंग्रेजी भाषा जान जाएगा, अगर हिंदी बोलने वालों के बीच छोड़ेंगे तो हिंदी भाषा जानेगा। यह काल शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपसे प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है, लाइन दे देगा, किस तरीके से बता देता हूं। पहला लाइन आपको दे दिया, निम्नलिखित विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है या सीखने की किस अवस्था में पाई जाती है। पहला लाइन दिया, इस अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। दूसरा लाइन दिया, इस अवस्था में बच्चों के अंदर सामाजिकरण का भी प्रारंभ हो जाता है, इस अवस्था में जिज्ञासा की तीव्रता बच्चों में पाई जाती है। एक और लाइन दे दिया कि मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चे भाषा सर्वोत्तम तरीके से सीख सकते हैं। यह किस अवस्था के बारे में बात किया गया है, तो शैशवावस्था के बारे में बात किया गया। हर एक लाइन को ध्यान से देखना है। अब देखते हैं बाल्यावस्था, यानी जब बच्चा 5-6 वर्ष का हो गया, अब 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच में जा रहा है, तो 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच को बाल्यावस्था कहेंगे। बाल्यावस्था के प्रथम चरण यानी 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार में दोनों में वृद्धि होगी। इस काल में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होगा। जैसे ये ऊपर से ऐसे गिराया तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर फेंका फिर भी नीचे क्यों आया, कूलर हवा क्यों देता है, ठंडा हवा क्यों देता है, पंखा घूमता क्यों रहता है, लाइट कैसे आती है। तो इस तरीके की चीजें, तार्किक चीजें, 2 और 2 4 ही क्यों होता है, 8/8 1 क्यों होता है, इस तरीके की चीजें, तर्क की चीजें इसी अवस्था में आती है, यानी 6 से 9 वर्ष, मतलब ये बाल्यावस्था के दौरान। इस काल में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। अगर आप उस समय उनको पढ़ाई के क्षेत्र में डालना चाहें, अगर उनके अंदर रुचि पैदा कर दें तो अच्छे से वो पढ़ाई कर लेंगे। शैशवावस्था में बच्चे जहां बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाते हैं। यानी शैशवावस्था में संकीर्ण चीजें सीखते हैं, जैसे गोला बनाना सीख रहा है, लेकिन जब बाल्यावस्था में आएगा तो ज्यादा चीजें सीख पाएगा। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, इसलिए आपको यह पढ़ाया जा रहा है। मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से कौन सा काल भाषा सीखने में सर्वोत्तम अवस्था है, बताइए। 2 पढ़े हैं, 2 ही में से आया है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या वयस्कावस्था। तो सबसे पहली बात तो वयस्कावस्था तो काट ही दीजिए, क्योंकि वयस्कावस्था के बारे में तो बात ही नहीं की गई, क्योंकि 3 ही अवस्थाएं हैं। एक तो
शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, 3 अवस्थाओं में बच्चे अच्छी तरीके से चीजों को सीखते हैं। तो हमने इसको तो पहले भी काट दिया था, तो अब भी काट सकते हैं। अब हमको देखना है बाल्यावस्था में, किशोरा में या शैशवा में। तो ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था के बारे में तो अभी पढ़ाई ही नहीं की, तो इस यहाँ से तो क्वेश्चन में डाला ही नहीं। अब बचता है बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो किस में होता है शुरू, बताइए, किस अवस्था में बच्चे अच्छी तरीके से भाषा सीखते हैं। इसके बारे में उदाहरण भी दिया था कि अगर बच्चे को अंग्रेजों के बीच छोड़ देंगे तो अंग्रेजी सीख जाएंगे, और हिंदी भाषी लोगों के बीच छोड़ देंगे तो हिंदी सीख जाएंगे। जाहिर सी बात है, मैं शैशवावस्था की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, आप लोग अगर इस वीडियो को YouTube में देख रहे होंगे तो एक चीज मैं बता दूं कि क्लासेस सारी फ्री नहीं है। YouTube में कुछ ही क्लासेस आप फ्री देख पाएंगे, एज अ डेमो मान सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप क्लास को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए, ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया रहता है नीचे व्हाट्सएप का, इसमें आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं किशोरावस्था के दौरान अधिगम, यानी किशोरावस्था में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या स्पेशली तौर पे सीखते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। यानी अगर कोई लड़की 14 वर्ष की है और कोई लड़का भी 14 वर्ष का है, तो आप कह सकते हैं कि लड़की लड़के से लंबी होगी। जब लड़का 14 वर्ष का आएगा और 18 वर्ष के बीच, उसकी लंबाई तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, चलिए, इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इसीलिए 16 की उम्र में, 17 की उम्र में गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, अब लिख लेते हैं। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। मित्रता में प्रगाढ़ता भी इस दौरान सामान्य सी बात है। इस अवस्था में व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। यौन समस्या इस अवस्था में सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आप टीचर बनेंगे, किसी स्कूल में रहेंगे, तो आप इन सब चीजों को डील करेंगे। इस अवस्था में नशा एवं अपराध की ओर भी बच्चे उन्मुख हो जाते हैं, अधिक संभावना रहती है। इसलिए इस अवस्था में जीवन में तूफान का काल भी कहा जाता है। पूछ लेगा प्रश्न, जीवन में तूफान का काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, यही किशोरावस्था। किशोरावस्था में शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ के करते हैं, तो उन्हें खतरनाक स्थितियों, यौन रोगों, यौन दुर्व्यवहार, HIV संक्रमण एवं नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना देती हैं। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों, अभिभावकों का सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता होती है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से किस अवस्था में होता है? सही उत्तर क्या होगा? यही ऑप्शन सी, शैशवा अवस्था। सही गलत लिख दिया। शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से किस अवस्था में होता है? बिल्कुल शैशवावस्था ही में होगा। एक मिनट, कहीं गलत तो नहीं लिख दिया? शैशवावस्था। तो ये प्रश्न हम देख रहे थे, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से किस अवस्था में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? शैशवावस्था। कैसे हो जाएगा? क्योंकि मैं पढ़ाया भी हूं, आपको ध्यान होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख लीजिएगा फिर से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैशवावस्था। देखिए, मैं पढ़ाया भी था आपको, चलिए दिखा देता हूं। पहला ही लाइन है, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहता है। इसमें जन्म के 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है और ध्यान से चीजों को देखना है। और एक बार मैं फिर कहूंगा कि क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ समझ में आया। और जिनको भी क्लास वगैरह अगर ज्वाइन करना हो तो ये नंबर व्हाट्सएप का आप देख सकते हैं। अगर आपको इच्छा हो तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। बाकी आप क्लास को शेयर कर सकते हैं अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, और ऐप में देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने भरोसा किया और क्लास को ज्वाइन किया। नमस्कार, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।